प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस अध्याय में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम ये देखते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में किस प्रकार से सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध या उप सहसंयोजक बंध का अध्ययन किया था। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में यदि अंतर कम होता है और ऐसे दो परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा एक बंध का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस बंध में ध्रुवता परमाणु की विद्युत ऋणता के अधिकता होने के कारण आती है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो हम देखते हैं कि वो दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली, उसमें क्रियाकारक अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, और दूसरा, क्रियाकारक अणुओं के क्रिया के द्वारा उत्पाद का बनना होता है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। समांश विखंडन में हम जब देखते हैं कि जब सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है तो दोनों साजित इलेक्ट्रॉन उन परमाणुओं के मध्य में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, और यह विखंडन समांश विखंडन कहलाता है। और इस विखंडन से मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। यदि हम क्लोरीन गैस पर Hμ या लाइट के प्रकाश को डालें या सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस के क्लोरीन परमाणु या क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाती है, और ये मुक्त मूलक एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर आ जाने के कारण होता है। और मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जबकि विषमांश विखंडन जब सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न होती है तो दोनों साजित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस विखंडन को विषमांश विखंडन कहा जाता है, और इस विखंडन से दो विपरीत आवेशित आयन प्राप्त होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जब हम सहसंयोजक बंध के विखंडन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समांश विखंडन या हीमोलाइटिक विखंडन यदि कार्बनिक यौगिक में होता है जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है और ये बंध समांश विखंडन द्वारा टूटता है, तो हम देखते हैं कि साजित इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन परमाणुओं के पास बराबर बराबर आ जाते हैं, और इससे जो स्पीशीज़ बनती है उसे कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील व सबसे कम स्थायी होती है। कार्बन मुक्त मूलकों की संरचना व उसके स्थायित्व का अध्ययन हम यदि करें तो हम देखते हैं कि यह sp2 संकरित कक्षक होते हैं। इनमें संकरण sp2 होता है और इसका pZ कक्षक में एक अतिरिक्त बंध के विदलन से प्राप्त एक इलेक्ट्रॉन उस pZ कक्षक में रहता है। इस प्रकार कार्बन परमाणु की परिधि में कुल 7 इलेक्ट्रॉनों का घनत्व रहता है, जबकि स्थायित्व के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है। अतः ऐसा कोई प्रभाव जो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर दे वह इसके स्थायित्व को बढ़ा देता है। जबकि विषमांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक विखंडन में हम देखते हैं कि जब भी दो कार्बनिक यौगिक जिनके सहसंयोजक बंध का विदलन विषमांश विदलन होता है तो इस प्रकार से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु के पास आ जाता है, और इसे हम विषमांश विखंडन कहते हैं।
विषमांश विखंडन में चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के नज़दीक आ जाते हैं, अर्थात उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है जबकि दूसरे परमाणु पर धनावेश आता है, और जब यह अभिक्रिया किसी कार्बनिक यौगिकों में संपन्न होती है, यदि कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन युग्म आता है तो कार्बन पर ऋणावेश, जिसे हम कार्बेनियन आयन कहते हैं, जबकि यदि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु से दूर चला जाता है विषमांश विखंडन के दौरान, तो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाती है, जिसे हम कार्बन धनायन या कार्बोकेटायन कहते हैं। इस कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के बनने से दो अभिकर्मक बनते हैं, जिन्हें हम नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, जब बंध विखंडन विषमांश होता है तो हमें कार्बोकेटायन कार्बोएनाइन प्राप्त होते हैं। कार्बन मुक्त मूलक समांश विखंडन के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन विषमांश विखंडन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जब अभिक्रियाएं कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के द्वारा संपन्न होती हैं तो इन अभिकर्मकों को हम नाभिक स्नेही या नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम देते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं के संपन्न होने से क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है तो उसे हम सब्सट्रैक्ट कहते हैं, और इस सब्सट्रैक्ट के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे क्रियाकारक को अभिकर्मक या रिएजेंट कहते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ऐसे अधिकांश अभिकर्मक जो ऋणावेशित हों या नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसे अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए OH माइनस अभिकर्मक, OR माइनस अभिकर्मक, साइनाइड माइनस अभिकर्मक, अर्थात असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक अणु होते हैं। उदाहरण के लिए NH3 जिस पर एकल युग्म इलेक्ट्रॉन है, H2O जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात ऐसे यौगिक जिस पर कोई धन और ऋणावेश नहीं हो परंतु इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वो भी नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी हों ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून अथवा धनावेशित हों। ऐसे अभिकर्मकों को हम न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के साथ प्रदान करते हैं। अभिकर्मक नाभिक स्नेही अथवा न्यूक्लियोफाइक हो, इसके लिए उस पर ऋणावेशित होना आवश्यक है, या वह परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो वो भी नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे OH माइनस, OR माइनस, Cl माइनस, HSO4 माइनस आदि। जबकि असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु जैसे H2O, ROH, ROR, अमोनिया, RNH2, R2NH, R3N आदि कार्बोकेटायन चूँकि धनावेशित होते हैं, अतः वे नाभिक स्नेह की ओर आकर्षित होते हैं और नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। दूसरे प्रकार के जो रिएजेंट या अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बनने के दौरान हमें दिखाई देंगे वो हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि नाम से ही पता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाले ये अभिकर्मक या तो धनावेशित होते हैं या धनायन, जिनके ऊपर धनायन पाया जाता है, H3O+, NO2+ आदि, या अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु या लुईस अम्ल जिसे हम कहते हैं। उदाहरण के लिए BF3, AlCl3 आदि, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो स्थायी हो जाए। यह अभिकर्मक चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी पाई जाती है, अतः ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जो ऋणावेशित हों या इलेक्ट्रॉन धनी हों। अतः इस प्रकार के अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इसमें
धनाभिषिक्त अणु जैसे H3O प्लस, NO2 प्लस, C6H5 N2 प्लस, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस, CH3 प्लस आदि आते हैं। जबकि अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु जैसे BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SO2, CO2 आदि यौगिक जो कि उदासीन है परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अतः ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। कार्ब एनायन चूँकि ऋणाभिषिक्त होते हैं अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं और इनकी समस्त अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ संपन्न होती हैं। अभिक्रियाओं में कार्बन एनायन की भूमिका अभिकर्मक की भी हो सकती है और सबस्ट्रेट की भी हो सकती है। यदि कोई कार्बेनियन अभिकर्मक की भांति व्यवहार कर रहा हो तो यह इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन की ओर आकर्षित होगा और समस्त अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही होंगी। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संक्रमण अवस्थाओं का भी निर्माण होता है। संक्रमण अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पन्न होती हैं। टक्कर से पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अतः एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिससे आंशिक बंध उपस्थित रहते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। अधिक ऊर्जा के कारण यह अवस्था अत्यंत अस्थायी होती है और शीघ्र ही ऊर्जा का परित्याग करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अतः संक्रमण अवस्था की ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है। इस ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। संक्रमण अवस्था की कुल ऊर्जा देहरी ऊर्जा कहलाती है। अतः देहरी ऊर्जा में से क्रियाकारक की ऊर्जा घटाने पर सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ग्राफ को देखने पर हम पाते हैं कि यदि हम क्रियाकारक को देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दें तो वो संक्रमण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और संक्रमण अवस्था से वो ऊर्जा त्याग करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा में से क्रियाकारकों की ऊर्जा को घटाने पर प्राप्त होती है। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाओं के दौरान हमें अवस्था प्राप्त होती है वो है मध्यवर्ती। जब रासायनिक अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं तो दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य बनने वाली सर्वाधिक अस्थायी मध्यवर्ती अवस्था कहलाती है। मध्यवर्ती में कोई आंशिक बंध नहीं होता है, इस कारण मध्यवर्ती का स्थायित्व अधिक होता है। मध्यवर्ती की रासायनिक अभिक्रिया से अलग करके इसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके द्वारा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का भी अध्ययन कर सकते हैं। संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती अवस्थाओं में क्या अंतर है? जबकि दोनों ही अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलती हैं। संक्रमण अवस्था का निर्माण प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जबकि मध्यवर्ती का निर्माण केवल उन्हीं अभिक्रियाओं में होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदों में वह अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संक्रमण अवस्था में आंशिक बंध उपस्थित रहते हैं, जबकि मध्यवर्ती अवस्था में कोई आंशिक बंध नहीं पाया जाता। संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है और इनका स्थायित्व कम होता है, जबकि मध्यवर्ती अवस्था की ऊर्जा कम होती है और इनका स्थायित्व अधिक पाया जाता है, जिसके कारण हम रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। संक्रमण अवस्था को रासायनिक अभिक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि मध्यवर्ती अवस्था को या मध्यवर्ती स्पीशीज़ को रासायनिक अभिक्रिया से अलग करके रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। संक्रमण अवस्था में पुनर्विन्यास नहीं होता, जबकि मध्यवर्ती अवस्था में पुनर्विन्यास होता है। इस प्रकार संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती अवस्थाएं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनती है, हम ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो रही हैं। इस अध्याय में हम
नाभिक स्नेही क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, या इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, और मुक्तमूलक नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉनिक स्नेही में पृथक्करण कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम जब इस अध्याय के अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि ये अभिकर्मक जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, चाहे वो मुक्तमूलक हो, कार्बोकेटायन हो, कार्बो एनायन हो, या अन्य कोई मध्यवर्ती स्पीशीज़ जो इसके दौरान अभिक्रिया के दौरान बनती है, उनका स्थायित्व किस प्रकार निर्धारित होता है और उनके स्थायित्व के आधार पर ही उनकी क्रियाशीलता का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम इन सवालों का अध्ययन करके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान सकते हैं।